Welcome everyone in the fifth chapter of Indian economic development, that is human capital formation. So far in our last lecture we have seen the problems of human capital formation and a small topic about the importance of education that we have seen in our last lecture. Now in our today's lecture we are going to see a very important and interesting topic about the government's expenditure on education. गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है एजुकेशन सेक्टर के लिए, दैट वी आर गोइंग टू सी. नाउ सी दिस टॉपिक. द एक्सपेंडिचर by the government on education is expressed in two ways. One, as a percentage of total expenditure. Next, as a percentage of gross domestic product. So you understand the two things. We are going to understand the topic in two different ways. One, गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है टोटल एजुकेशन में, एंड जीडीपी का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट हुआ है. ओके, आई होप द थिंग्स आर क्लियर हियर. गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर एज अ सम टोटल कितना हुआ है एक्सपेंडिचर एजुकेशन सेक्टर में, दैट इज वन सिंपल वे टू अंडरस्टैंड. एंड जीडीपी का कितना परसेंटेज एजुकेशन सेक्टर के लिए गया है. Okay, we are going to understand the topic in two different ways. Okay, let's understand first of all the meaning of these two what you call ways. Number one, the percentage of education, the expenditure of total government expenditure indicates, क्या ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंस देती है. दिस क्लियर फ्रॉम द लाइन. अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है एजुकेशन में, इट मीन्स गवर्नमेंट इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस to the education. Okay, now next point, the percentage of education expenditure of GDP expresses how much of our income is committed to the development of education. GDP के व्यू पॉइंट से अगर देखने जाओ तो मीनिंग ये आता है कि हमारी जो इनकम है उसका कितना पोर्शन, परसेंटेज एजुकेशन में स्पेंड होता है. हाउ मच ऑफ आवर इनकम इज स्पेंड ऑन द एजुकेशन पर्पस. पहले पॉइंट से हमें ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितना इंपॉर्टेंस देती है एजुकेशन को. सेकेंड पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि हमारी इनकम का कितना परसेंटेज है वो पर्टिकुलर एजुकेशन में कंट्रीब्यूट होता है. नाउ लेट्स सी सर्टेन डेटा हियर. ओके एवरीवन, नाउ ड्यूरिंग 1952 टू 2014, मतलब ऑलमोस्ट आप अगर समझो तो 65-66 ईयर्स जितना है. इन ईयर्स में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एजुकेशन में कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है. 7.92 टू 15.7%. मतलब ऑलमोस्ट 60 ईयर्स में गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज़ किया है, 7.92% से 15.7 तक. एंड यहीं अगर जीडीपी के व्यू पॉइंट से देखने जाओ तो पहले इनकम का 0.64% स्पेंड होता था, सॉरी जीडीपी का 0.64% स्पेंड होता था. वहीं अब जीडीपी का 4.13% स्पेंड होता है पोर्शन. ओके, थ्रू आउट दिस पीरियड द इंक्रीज इन एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म. जितना एक्सपेंडिचर एजुकेशन में बढ़ा है वो जो एक्सपेंडिचर है दैट हैज़ नॉट इंक्रीज्ड यूनिफॉर्मली. ओके, देयर हैज़ बीन इरेगुलर राइज एंड फॉल. कभी ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है एजुकेशन पे, कभी कम एक्सपेंडिचर हुआ है. ओके, टू दिस वी कंक्लूड टू दिस इफ़ वी इंक्लूड प्राइवेट एक्सपेंडिचर. अगर हम प्राइवेट एक्सपेंडिचर की बात करें, ओके, प्राइवेट एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर on private schools and philanthropic institutions, that is non-profit charitable institution, the total expenditure is much higher. Here जो डेटा है वो हम सिर्फ गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से गवर्नमेंट स्कूलिंग का है, लेकिन अगर इसमें हम प्राइवेट का एक्सपेंडिचर है एंड अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो भी है उनका अगर डेटा इंक्लूड करते हैं इट वुड बी मच हायर. ओके, नाउ एलिमेंट्री एजुकेशन. अब एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब द प्राइमरी एजुकेशन. ओके,
एलिमेंट्री एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर है टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर में, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द हायर एजुकेशन. एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी एजुकेशन टेक्स मेजर शेयर इन द टोटल एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, समझो इस बात को, गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो प्राइमरी एजुकेशन में ज़्यादा जाता है एज कंपेयर टू द हायर एजुकेशन. ओके, हायर एजुकेशन मतलब कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड ऑल दैट थिंग. नाउ ऑन एन एवरेज द गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस ऑन हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है एज कंपेयर टू द एलिमेंट्री. द रीज़न, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन कम हो जाते हैं. बेसिक एजुकेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं. इसका मतलब ये नहीं है दैट द गवर्नमेंट, दिस डज नॉट मीन दैट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम टर्शियरी टू द एलिमेंट्री एजुकेशन. उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कम बच्चे पढ़ते हैं एंड प्राइमरी में ज़्यादा बच्चे हैं, देन वी शुड शिफ्ट द व्हाट यू कॉल एक्सपेंडिचर जो टर्शियरी में या हायर एजुकेशन में हो रहा है वो हम एलिमेंट्री एजुकेशन में भेज दें. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, now few datas here. As we expand school education, we need more teachers who are trained. Therefore expenditure on all level should be increased. ऐसा नहीं है सिर्फ प्राइमरी पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है, नो. जैसे एजुकेशन आगे जाएगा हायर लेवल पे, वी नीड मोर qualified and trained teacher in that case. Okay, now let's see one important data in this point. See, you will come to know about the differences. 2014-15 का डेटा है, दो स्टेट्स को यहाँ कंपेयर किया गया है. पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर, पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में ये एक्सपेंडिचर है 34,651 एंड यहीं अगर बिहार की भी बात की जाए तो इट इज़ 4,088. सी द डिफरेंस. बिहार में एजुकेशन एक्सपेंडिचर के व्यू पॉइंट से पर स्टूडेंट जो एक्सपेंस होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में, दैट इज़ 4,088 एंड यहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इट इज़ 34,651. जिससे पता चलता है कि डिफरेंसेस कितना है. ओके, नाउ देर इज inadequacy of expenditure on education if we compare it with the desired level of education expenditure recommended by various commission. Now we see about 50 years ago की अगर बात करें तो जो एजुकेशन कमीशन था उस समय उन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि जीडीपी का कितना परसेंटेज व्हाट यू कॉल एक्सपेंडिचर होना चाहिए. इट इज़ 6%. जीडीपी का अगर 6% स्पेंड होता है एजुकेशन में तो एजुकेशनल सेक्टर आगे आएगा, ग्रोथ ज़्यादा होगा, अचीवमेंट एजुकेशन में ज़्यादा होंगे. ओके, सिंपल लाइन टू अंडरस्टैंड. 6% जीडीपी का जाना चाहिए. ओके, नाउ देन ओनली द एजुकेशन सेक्टर में नोटिसेबल ग्रोथ होगा. नाउ वी हैव वन डेटा. इट इज़ अबाउट वन कमिटी, दैट इज़ तपस मजमूदार कमिटी, was appointed by the government in 98. Now what that Tapas Majmudar committee का जो डेटा है वो, now what they are telling, see over a period of 10 years अगर 1.37 लाख करोड़ रुपीस एक्सपेंस होता है एजुकेशन में, 10 साल में कितना 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर्स में अगर स्पेंड होता है इंडिया में एजुकेशन के लिए. ओके, ऑल इंडियन चिल्ड्रन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स अंडर द पर्व्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन. ओके, देन ऑल द स्टूडेंट्स इन द 6 to 14 ईयर्स विल बी कवर्ड. सी द एक्सपेंस 1.37 lakh crore. Compared to this desired level of education expenditure of around 6% of GDP, the current is only 4%. मतलब जो 6% का एस्टिमेट रखा गया था जीडीपी का, लेकिन है कितना, ओनली करंट 4% ही एक्सपेंस होता है, विच इज़ वेरी लेस. A goal of 6% needs to be reached. This has been accepted as a must for the coming years. Coming years में बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन में ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जीडीपी का. The government of India enacted one right, you might be aware of this, right to education.
जहाँ पे 6 to 14 ईयर्स तक के जो किड्स हैं, फ्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट उनका है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड levying 2% education cess. The revenue here so collected will be spent for the elementary education. Now ये जो 2% education cess है वो according to, I am telling you one data, according to the budget 2018 ये 3% था, मतलब बढ़ा दिया गया 3% तक. एजुकेशन सेस को अब रिप्लेस कर दिया गया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. अर्लियर सिर्फ एजुकेशन था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है हेल्थ एंड एजुकेशन. इट मीन्स द रेट इज 4% एप्लीकेबल. ओके, असेसमेंट ईयर 2019-20, ओके, एंड फाइनेंशियल ईयर 18-19 से ये एप्लीकेबल है 4%. एजुकेशन सेस को रिप्लेस कर दिया गया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज 1 मार्क में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. Government grants a huge expenditure to promote higher education and new loan schemes are also encouraged. Benefits are also been given by the government for the education and loans are also been provided for the education purpose. Okay, now the next topic, everyone. Now we have a data here about the achievements in India. Education से related क्या progress हुआ है. Okay. Generally, educational achievements in the country are indicated in the terms of adult literacy rate, primary education, completion rate and youth literacy rate. So we are going to see these 3 terms: adult literacy, primary completion and the youth literacy rate. अब टेबल देखें तो पता चलेगा आपको 1990, 2000, 2015 3 डिफरेंट ईयर्स के डेटा हमारे पास हैं. मेल एंड फीमेल के अलग से हैं. एडल्ट लिटरेसी रेट, दैट इज परसेंटेज ऑफ पीपल एज्ड 15+, 15 साल से ज़्यादा. एडल्ट लिटरेसी रेट दोनों में, मेल में एंड फीमेल में अगर आप देखने जाओ तो बहुत बड़ा है, मतलब इंक्रीज हुआ है. 61.9% से इंक्रीज होके 2015 में 81% आ गया है. फीमेल में यहीं जो 38% जितना था, इट इंक्रीज टू 63%. देन इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइमरी में ज़्यादा, as you know, primary में the number of kids are more as compared to in the higher education. ये हमने पहले भी देखा था. एंड प्राइमरी में मेल एंड फीमेल में डिफरेंस देखने जाओ तो डिफरेंस इज़ वेरी लेस इन 2015, बट इंक्रीज ज़्यादा हुआ है 78% से 94 एंड फीमेल में 61% से 99. यूथ मतलब 15 एंड 25 ईयर्स के बीच की अगर बात करें तो मेल में जो 1990 में 76.6% था, इट इंक्रीज टू 92% इन 2015 एंड इन फीमेल विच वॉज 54.2%, इट इंक्रीज टू 87%. Okay, so the explanation given here below is about the table only. Okay, if you remember the data, you can write the sentences by yourself. Okay, so the data here given, it is the explanation of the data given below. Okay, so if you are clear with the table, you can write the data by yourself. Now let's move to the next topic: inadequacy, problems, challenges in the education sector. Let's see what are the challenges and the problems. Number 1, high illiteracy rate. India has the largest number of illiterates in the world as per the census 2011. Census मतलब हर 10 साल calculations होती हैं. The literacy rate in our country was 74.04. Nearly 20% of the children between the age group of 6 to 14 are still not going to the schools. Okay. 6 to 14 ईयर्स तक के किड्स के लिए फ्री एजुकेशन कर दिया गया है. स्टिल 20% नियरली चिल्ड्रंस आर नॉट गोइंग टू द स्कूल. अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रिपोर्ट 2010, 37 of the illiterate adults in the world are Indian. So India is the highest number of illiterate people in the world. The highest number of illiterate people in the world are from our country. वर्ल्ड के 37% illiterate जो हैं वो इंडिया में हैं. ओके, सो डेटा से क्लियर हो जाता है दैट एजुकेशन में व्हाट यू कॉल इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है. द नेक्स्ट इज जेंडर डिफरेंसेस. द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन इज मच बिलो एज कम्पेयर टू द बॉयज़. द फीमेल लिटरेसी रेट इज से
64 65.46 एज कम्पेयर टू द मेल जो 82% है. ये जो डिफरेंसेस हैं मेल एंड फीमेल के बीच में, वो क्या सजेस्ट करता है? सिग्निफाइंग अ पॉजिटिव डेवलपमेंट in gender equity, but the attitude of people has not changed yet. Okay, so what is the attitude of the people? What the attitude of people has not changed here, that giving education to girls, female, is still not that much equal as compared to the males. Okay, now the next topic, that is lack of vocational training. So vocational training very important actually, which are not been imparted in our education system properly. Education in India is degree oriented, it is not job oriented. किसी के पास मास्टर्स एंड बैचलर डिग्री है तो वो डिग्री है, दैट डिग्री डज नॉट हेल्प हिम टू गेट द जॉब, सो इट इज डिग्री ओरिएंटेड, नॉट जॉब ओरिएंटेड. Emphasis is only on general education and neglecting vocational and technical aspect of education. जो vocational, technical, practical knowledge जो देना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है. Okay, we have seen earlier there is difference between the demand of the human resource and the supply of human resource. Okay, डिमांड सप्लाई तो बहुत है, लेकिन जैसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वैसा है नहीं, because of lack of the technical and vocational education training. Point number 4, low standard of education. In India, the quality of education is very low, as the syllabus prescribed by various boards and universities does not match with the job requirement. जो भी syllabus prescribe किया जाता है universities and colleges and schools में, which is not actually matching with the requirement of the job. Though efforts have been made to improve the pattern of the exam, चेंजेस करने की कोशिश की है, इवेल्यूएशन में भी चेंज किया है, CCE पैटर्न जो आपको पता है CBSE में आया था. ओके, कंटिन्यूअस comprehensive evaluation, but still much is to be done in this case. Okay, but see, एक है चीज़ों को लेके आना एंड चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, इज अ डिफरेंस. अगर इम्प्लीमेंट सही से होता है, देन ओनली द रिजल्ट कैन बी सीन प्रॉपरली. नेक्स्ट, इनएफिशिएंट एक्सपेंडिचर. Government spends only 4% of its expenditure on education, which is less. Actually कितना चाहिए? 6% चाहिए. Earlier भी हमने टॉपिक में देखा that 6% एजुकेशन में स्पेंड होना चाहिए GDP का. If government spends more in the education, ग्रोथ एजुकेशन में ज़्यादा होगा, अचीवमेंट ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली कंट्री को बेनिफिट होगा. ओके, नाउ प्राइवेटाइजेशन. एक्चुअली देर इज ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ अचीविंग द एजुकेशन इन द प्राइवेट सेक्टर. रीज़न फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं इसीलिए, बट एक बात है, एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. बिकॉज ऑफ हैवी एक्सपेंडिचर इट गोज बियॉन्ड मैनी, it goes beyond of many to obtain the education in private. Okay, it goes beyond because expenses are more, ज़्यादा हैं, इसलिए it goes beyond to many people. Okay, they cannot educate their kids, or they cannot get education from the private sector. Now let's talk about last point, which is about the rural areas. There is high degree of disparity, differences reaching education in the rural areas as compared to the urban. The SS level of education is very low in rural areas as compared to the urban. Urban में facilities सब available हैं, education, elementary, higher, universities, colleges, everything is easily available, but the same is not easily available in the rural area. So these are the problems we have discussed, or the challenges in the educational sector. Okay, these are the things which we have discussed, which are about the challenges or the problems in our education system. Now let's talk about the future prospect of education, the future education के बारे में जो है, let's talk about that. Three points we'll discuss here. This is the last topic in this chapter. Number 1, education for all, still a distant dream. So it is still a very far away dream that education for all will be done in our country. Though literacy rates for both adults as well as youth is increasing, still the number of illiterates in India
is as much as India's population was at the time of independence. See, देखो आप जो ये सेंटेंस है, इंडिया में चेंजेस तो आए हैं, लिटरेसी रेट बढ़ा है, लेकिन स्टिल इंडिया में अभी भी उतने इलिटरेट पर्सन हैं जितना इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय जितनी पॉपुलेशन है. सी यू कैन नॉट इमेजिन दिस थिंग. इंडिपेंडेंस के समय जितनी पॉपुलेशन थी अभी भी उतने पर्सन इलिटरेट ही हैं. In 1950, when the Constitution of India was passed, it was noted in the directive principles that the government should provide free and compulsory education up to 14 years within 10 years, but the things didn't work. इसलिए तो अभी भी उतने लोग what you call illiterate हैं जितना population इंडिपेंडेंस के समय था. ओके, अगर ये अचीव हो गया होता, we would have 10% literacy rate by now, लेकिन still we are not having that 10% literacy rate. The next topic is gender equity, which is right now better than before, but still the things are there. The difference in literacy rate between male and female are narrowing, कम होता जा रहा है, because outlook is changing, positive development in gender equity is being seen. Still, the need to promote education for women in India is eminent, very important. The reason, various reasons such as improving economic independence, social status of the women, women education makes a favorable impact on the fertility rate and health care of women and children. It's very important. अगर women कोई भी country में अगर 100% educated हैं, then they can contribute more towards the growth. The fertility rate and the health of the women and the children would automatically comes more. They are aware about the things. Therefore, we cannot be complacent about the upward movement in the literacy rate, as still we have to go miles in this case in achieving 100% literacy. Gender equity, still today it is better as compared to the earlier which were the things. Now let's talk about higher education. In India, education pyramid is very steep. As education higher level पे जाता है, it is like a pyramid जो ऊपर जाके बहुत कम होता है, नीचे बहुत broad है, indicating lesser and lesser number of people reaching to the higher education. Ultimately, unemployment among educated is more. एक डेटा है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है 2011-12 के बारे में है. The rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural area was 19%. मतलब रूरल एरिया में 19% ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन से ज़्यादा पढ़े हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं. Their urban counterparts had relative less level of unemployment, that is 16. अब अगर यही चीज़ अगर हम अर्बन एरिया के बारे में बात करते हैं तो 16% ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं. The most severely affected ones were the young rural females graduates जो 30% है और अनएम्प्लॉयड हैं. रूरल एरिया में जो फीमेल्स हैं जो एजुकेटेड हैं वो 30% हैं, 30% ग्रेजुएट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं. In contrast, only about 3 to 6 of primary level educated youth in rural and urban areas were unemployed. प्राइमरी तक एजुकेशन लिए हैं वो ऐसे 3 या 6%, 3 to 6% है जो अनएम्प्लॉयड हैं. Therefore, the government should increase the allocation of higher education and improve the standard of living. What the government's job here comes, हायर लेवल पे एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए so that the students are imparted employable skills in the institution, so they learn the actual skills which are required for the job. So when compared to less educated, a large number of educated person are still unemployed. Okay, so these are the three future prospect of our education. Education for all, still it's a very far dream to be achieved. Gender equity जो है वो still good, but much to be done in this case. Earlier से तो बहुत better है. Higher education में the government has to take certain steps, because lower level elementary education में the number of mass is more, as it goes high the education the number of children goes on decreasing. Okay, so that's it for the today's session. Thank you and have a nice day.